हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ उस टॉपिक के बारे में जो काफ़ी लोग जिसको लेके कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, ठीक है, बट आप डरते हो कि कौन कौन से आपके पास टैक्सेस या फिर चार्जेस जो उसमें इंक्लूड होते हैं। कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, कुछ टैक्स होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं, एग्जिट या फिर जो आपके एंट्री लोड्स होंगे वो क्या होंगे। तो उसी चीज को आज हम काफी डीप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपके अंदर भी कोई ये कंफ्यूजन है इन सारी चीजों को लेके, तो आज का सेशन आपके लिए है, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो में नए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे 25 फ्री टूल्स मिल जाएंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको प्रो टूल्स के बारे में जाना है तो लर्न सेक्शन में वीडियो लाइब्रेरी में आप जा सकते हो। यहाँ पे भी आपको प्रो टूल्स के ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगी और अलग अलग लैंग्वेजेस में है, तो आप अपनी प्रेफरेंस की लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। इन केस इन बिटवीन आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्रोफाइल में जाके सपोर्ट सेक्शन में आपको हमारा ईमेल आईडी और नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड वी विल बी देयर टू सॉर्ट योर क्वेरीज आउट। ओके गाइज, तो चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। चले, ठीक है। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कुछ टैक्सेस के बारे में, कुछ चार्जेस के बारे में एंड कुछ एग्जिट एंट्री लोड्स के बारे में जो आप फेस करते हो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो तीन तरीके के यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पहला जाओगे, जब भी आप इन्वेस्टमेंट में एंट्री कर रहे हो, ठीक है, सो देयर विल बी सम एंट्री एंड एग्जिट लोड्स, ठीक है। ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एंट्री और एग्जिट होता है यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है, तो ये आपका पहला जो फर्स्ट टाइप ऑफ चार्जेस आप पे करते हो वो ये रहता है, ठीक है। अब मैं अगर आपको बताऊं, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको एंट्री लोड कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपका एंट्री लोड क्या होगा? नील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लोड्स होते हैं आप तब पे करते हो जब आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हो या फिर रिडीम कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आपको एंट्री लोड नहीं पड़ने वाला कुछ भी। कब पड़ेगा? जब आप रिडीम करोगे, ठीक है, अपना जो भी यूनिट है, जब आप उसको रिडीम करोगे तब जाके आप इन चार्जेस को फेस करोगे, ठीक है। तो यहां पे जैसे लिखा हुआ है फी चार्ज व्हेन रिडीम्ड म्यूचुअल फंड्स यूनिट, ठीक है। तो जब आप रिडीम करते हो, जब आप उसको निकालोगे प्रॉफिट के साथ, ठीक है, तब आपको ये करने को मिलेगा। अब इसका पर्पस क्या है? देखो, पर्पस क्या है कि अगर आप एक साल से पहले इसको निकाल रहे हो ना, तब आपको क्या पड़ेगा? ये थोड़े से एग्जिट लोड्स जो पड़ेंगे ये आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर आप एक साल से ऊपर उसको जा रहे हो तब आपको ये नहीं देखने को मिलेंगे या फिर मिनिमल चार्जेस होंगे, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस ये है कि ये डिस्करेज करने के लिए है, ताकि लोग शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग है, ठीक है, ताकि म्यूचुअल फंड को लोग एक ट्रेडिंग के तरीके से ना यूज कर पाए, तो उस चीज को डिस्करेज करने के लिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। नाउ अब ये काम कैसे करता है? तो यहां पे आपको दिख रहा होगा परसेंटेज ऑफ द रिडीम्पशन अमाउंट, ठीक है। तो कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है, ठीक है, अलग अलग डिपेंड करता है अलग अलग यूनिट्स पे, अलग अलग फंड मैनेजर्स पे, ठीक है। तो उन पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, ये एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद लगाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला 1 साल, ठीक है। तो 1 साल विल भी इसका एक पीरियड रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसके बारे में और। ठीक है, अभी देखो एग्जाम्पल्स मैंने यहां पे सिनेरियो बताया कि अगर आप एग्जिट कर रहे हो 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको 1% का एग्जिट लोड नॉर्मली देखने को मिलता है कि आप जब रिडीम करोगे तो आपको कितना पड़ेगा? 1% का देखने को मिलेगा। 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देखने को मिलेगा अगर आप 1 साल से पहले करते हो। क्यों? क्योंकि काफी ट्रेडर्स, काफी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो इस चीज को एक ट्रेडिंग की तरह भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट है। तो उस चीज को डिस्करेज करने के लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप 1 साल से पहले इसको करोगे तो देन इट विल बी यू विल फेस सम एग्जिट लोड हियर ऑफ 1%। जो भी आपका अमाउंट होगा, जो भी आप रिडीम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 लाख रिडीम किया, ठीक है, तो इस 5 लाख का 1% आपको पड़ जाएगा, तो करीबन 5,000 रुपए आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा, ठीक है। सिनेरियो 2, नो एग्जिट लोड, ठीक है। यहां पे आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी एग्जिट लोड आपको नहीं पड़ेगा अगर आप 1 साल के बाद कर रहे हो, ठीक है। आई होप दिस विल बी क्लियर। नाउ
इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? तो ये इम्पैक्ट करता है आपके रिटर्न्स को। ऑब्वियस सी बात है, एक साल के पहले करोगे तो आपका रिटर्न थोड़ा कम होके मिलेगा, है ना। एक साल के बाद करोगे तो रिटर्न में आपका कोई भी मतलब आपके डिडक्शन नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल कैलकुलेशंस इसको रहने देते हैं ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल्स हो गए हमारे। देन एक्सपेंसेस चार्जेस, ये हमारे पास सेकंड आ गया, ठीक है। सेकंड आ गया हमारे पास एक्सपेंसेस चार्जेस। अब ये एक्सपेंसेस जो चार्जेस हैं, ये एक्सपेंसेस चार्जेस भाई ये क्या है? एक्सपेंसेस चार्जेस म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है। तो पहले तो हमने एंट्री एग्जिट वाला जो लोड था उसके बारे में पढ़ा। एक्सपेंसेस चार्जेस, जब आपने इसको एक इन्वेस्टमेंट को लेके रखा हुआ है तो उसके अंदर फंड मैनेजर है, ठीक है। फंड मैनेजर हो गया आपका, मैनेजमेंट फीस हो गई, ठीक है। मैनेजमेंट फीस वही होगी कि जो प्रॉपर आपको मैनेज कर रहे हैं उसकी फीस आपकी होगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन फीस हो गया। अभी हम इसको भी डीप में पढ़ने वाले हैं कि ये तीनों क्या है। तो ये बेसिकली ये एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। तो जब भी आपका एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसमें मैनेजमेंट हो रही है, ठीक है। कुछ लोग उसको मैनेज करने पे लगे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की फीस भी है उसमें, और डिस्ट्रीब्यूशन फीस जो ब्रोकर्स वगैरह की फीस होती है वो भी वहां पे इंक्लूड है। तो ये सारी जो फीस होती है ये आपका एक्सपेंस चार्ज है म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है, जो आप पे करते हो फंड मैनेजर को, ठीक है। चलो, एक्सपेंस चार्ज हमने कर लिया ब्रेक डाउन। अब हम एक्सपेंस चार्ज को थोड़ा ब्रेक डाउन कर रहे हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं मैनेजमेंट फीस की बात करूं तो मैनेजमेंट फीस क्या हो गई? ये आपका परसेंटेज हो गया AUM, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। जो भी आपका एसेट है, ठीक है, जो आपने मैनेजमेंट के अंदर दिया तो उसका कुछ परसेंटेज हम ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे, मतलब जो भी आपने फंड मैनेजर को दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल 1.5% ले लेते हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट फीस होगी आपकी। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख का किया हुआ है, ठीक है। तो 5 लाख का 1.5 कर लो तो कितना पड़ेगा आपका? करीबन 5 और 7,500 आपका यहाँ पे ये पड़ जाएगा, ठीक है, 7,500। तो 7,500 आप क्या करोगे? मैनेजमेंट फीस पे करते हो, ठीक है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया आपका, ठीक है, ऑपरेट करने वाला, ठीक है। तो बेसिकली ये भी आपका फंड मैनेजर ही लेते हैं इनको, ठीक है। थर्ड आपका होगा डिस्ट्रीब्यूशन फीस, ठीक है। अब ये क्या होगी? ये डिस्ट्रीब्यूशन फीस जो होगी ये पेड होती है आपके ब्रोकर्स हो गए या फिर जो भी आपके सेल्स एजेंट हो गए, ठीक है। काफी आपने सुना आपको फोन आते हैं, ठीक है, कुछ ब्रोकर चार्जेस भी आपके लगते हैं। तो ये वाली फीस होती है डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, उनको जाता है, ठीक है, ब्रोकर्स वगैरह को। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर, ठीक है। हमने अभी तक एग्जिट एंट्री लोड्स पढ़ा, एक्सपेंसेस चार्ज हो गया। तो एक्सपेंसेस चार्ज भी आप चेक कर सकते हो, ब्रोकर टू ब्रोकर भी वेरी करता है कि कितना है, ठीक है। ज्यादातर एंट्री लोड्स आपको देखने को मिलेंगे नहीं, एग्जिट लोड बेसिकली आपका 1% का होता है। एक्सपेंसेस चार्जेस मैंने आपको AUM का बता दिया 1.5 होता है। बाकी एक बार आप जिस भी ब्रोकर या फिर जिस भी फंड मैनेजर के पास जाओगे, ओके, तो आप एक बार चेक कर लेना अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन फीस, इट मे वेरी, ठीक है, थोड़ा सा वेरी कर सकता है ये, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारा एक्सपेंसेस हो गया ब्रेकडाउन का, एक्सपेंस हो गया। आगे क्यों जा रहा है? ओके, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? देखो, सिंपल लैंग्वेज में आपको पता है एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में बोल रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल फंड एक्सपेंसेस टू एवरेज एसेट। मुझे लगता है शायद समझ नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन को क्लियर कर देता हूं। देखो, एक्सपेंस जो रेशियो का डेफिनेशन है, सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करूं तो जितना भी आपका क्या आ रहा है, मैनेजमेंट का चार्ज आ रहा है, जितना भी आपका मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट जो भी मैंने आपको एक्सपेंसेस वाला दिखाया था, तो मैनेजमेंट जितना भी चार्ज लग रहा है, ठीक है, उसका हम रेशियो करते हैं आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ जब हम इसको करते हैं तो ये क्या होता है? ये आपका एक्सपेंस रेशियो होता है। अब एक्सपेंस रेशियो क्यों काम आता है? तो ये आपको बताता है कि कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है इंपैक्ट ऑन फंड परफॉर्मेंस, की आपके जो फंड है जिसमें आपने पैसा लगाया है, ठीक है, जिसको आपने पैसे फंड मैनेजर, तो उनका दिखाता है कि उनका इंपैक्ट कितना पड़ रहा है जो फंड की परफॉर्मेंस पे। समझ गए? क्लियर है? ठीक है, चलो एग्जाम्पल विद द सेम, ये कुछ नहीं है, इसका एग्जाम्पल्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, तो इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। देन आपका आ जाएगा एक्सपेंस रेशियो हमारा हो गया टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड। अब इंपॉर्टेंट है, देखो टैक्स आ रहा है, अभी हमारा जो न्यू बजट है उसमें भी हमने काफी टैक्स की बात करी, ठीक है। हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने चेंजेस देखने को मिला कि काफी अभी तक इसके ऊपर चर्चा चल रही है कि भाई क्या है, अच्छा है, बुरा है, किसी और वीडियो में बताएंगे। अभी बता देते हैं कि ये कौन से चीज में कहां पे क्या लगता है। तो अब टाइप ऑफ टैक्सेस को हम देख रहे हैं कि कैपिटल गेन्स हमारे लग रहे हैं। कैपिटल गेन्स में आपका ये दो आगे, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
डिविडेंड टैक्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। डिविडेंड टैक्स क्या होता है? तो बेसिकली क्या है कि आपको कुछ डिविडेंड मिलता है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो ये क्या होता है? ये दो चीजों में होगा। आपने, हम यहाँ पे नीचे देख रहे हो, इक्विटी फंड्स, डेबिट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स, ये तीनों आपको दिख रहे होंगे, अलग अलग टाइप के फंड्स है, ठीक है। तो आपका जो डिविडेंड टैक्स है ये भी आपका वेरी करेगा। कैसे? अगर आप बात कर रहे हो इक्विटी के ऊपर, ठीक है, इक्विटी फंड्स के ऊपर, तो इक्विटी फंड्स के ऊपर ये आपका नेग्लिजिबल है, ये नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा। अगर मैं बात करूं, अच्छा यहां पे ना डिविडेंड इसके ऊपर नहीं लगता, सॉरी, इसमें यहां पे आपका लगेगा 10%, ठीक है, 10% लगता है आपका इक्विटी फंड्स के अंदर, ठीक है, जो आपको कौन सा डिविडेंड टैक्स की बात कर रहा हूं। अब यही डिविडेंड टैक्स जब मैं डेबिट फंड्स के पास जाऊंगा तो डेबिट फंड्स में ये आपका हो जाता है 25%, ठीक है। तो थोड़ा सा जब आप अपना इक्विटी फंड्स या फिर डेबिट फंड्स पे जाओगे इन्वेस्टमेंट करने, तो थोड़ा सा चेक कर लेना कि डिविडेंड टैक्स आपको कहां पे कितना मिल रहा है। तो मैंने बताया 10% आपको इक्विटी में मिलेगा और 25% आपको डेबिट फंड्स में दिखेगा, ठीक है। हाइब्रिड फंड्स की बात करूं तो हाइब्रिड फंड्स में क्या होता है? दिस इज द हाइब्रिड ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट फंड्स, ठीक है, दोनों का ये एक हाइब्रिड होता है। तो यहां पे आपका जिसका स्टेक ज्यादा है, इनकेस अगर इक्विटी का स्टेक ज्यादा है तो आपको इक्विटी का पड़ेगा 10%, ठीक है। और अगर आपका हाइब्रिड फंड्स में जो स्टेक है वो डेट फंड्स का ज्यादा है तो आपको हाइब्रिड फंड्स में 25% पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप ये चेक कर लेना कि अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे बचना है तो आप थोड़ा सा इक्विटी फंड्स को अपने हाइब्रिड फंड्स में ज्यादा रख सकते हो, ठीक है, ताकि आप 25% ना पे करके सिर्फ 10% ही पे करो। समझ गए क्या किसकी बात कर रही थी? डिविडेंड टैक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। कैपिटल गेन्स के ऊपर अभी आएंगे, अभी हमने इसको थोड़ा सा छोड़ दिया, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम टैक्स, इंटरेस्ट इनकम टैक्स, ठीक है, ये वेरी कर सकता है, आप इसको एक बार गूगल करके देख सकते हो। अलग अलग फंड मैनेजर या फिर जिसके पास भी आप जाओगे तो इट विल वेरी करेगा, ठीक है। तो आप इसको गूगल से चेक कर लेना कि इसका कितना आपको पड़ रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, टैक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद कैपिटल गेन्स की बात करें, ठीक है, इसलिए मैंने उस टाइम पे इसको छोड़ दिया था क्योंकि हम इसके बाद यहां पे करने वाले हैं। तो अब मैं बात करूं किसके बारे में? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वर्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है। तो पहले इस बार में बोल रहा है कि डिफरेंट रेट्स होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट रेट होते हैं। कैसे डिफरेंट रेट होंगे? अगर मैं बात करूं यहां पे इक्विटी की, ठीक है, इक्विटी फंड्स की, इक्विटी फंड्स की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरा मैं यहां पे डेट फंड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, डेट फंड्स की बात कर रहा हूं। और यहां पे एक जगह पे मैं लिख देता हूं कौन सा, मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो दो की बात कर रहे हैं हम, ये ओके। अब मैं बात करूं अगर आपकी इक्विटी फंड्स की, तो इक्विटी फंड्स में कितना आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और डेट फंड्स में कितना होगा। तो जब आप इक्विटी फंड्स में जाते हो तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, ठीक है, ये पहले हमारा था कितना? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा 15% था, और अब 15% से ये 20% इंक्रीज कर दिया है। जो हमारा नेक्स्ट बजट है उसके बाद ये 20% इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा 10 से 12.5% हो चुका है, ठीक है, नए बजट के बाद, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यही चीज थी जिसके ऊपर इतना ज्यादा लोग अभी तक बात कर रहे हैं कि क्या ये सही है क्या नहीं है। इस चीज के ऊपर हम बाद में कभी बात करेंगे कि कितना डिफरेंस आपको ट्रेडिंग में पड़ेगा या फिर इन्वेस्टमेंट में आपको इसका कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए जान लीजिए कि ये इतना इंक्रीज हो गया है। तो अब अगर आप इक्विटी फंड्स में जाते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 20% होगा, ठीक है, अगर आप मतलब एक साल के अंदर, ठीक है। अगर एक साल से ऊपर रहता है तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा और फिर उसका आपको 12.5% देना पड़ेगा। डन। डेट फंड्स की अगर मैं बात करूं तो डेट फंड्स में क्या रहता है? डेट फंड्स में आपका ये नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कितना पड़ेगा? मतलब बिल्कुल नहीं पड़ता, ऐसा भी नहीं है, बट क्या पड़ेगा कि जो भी आपका इंटरेस्ट आपको मिलता है वो ऐड होता है आपकी सैलरी में, एंड देन आपको जो डेट फंड्स में ये कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होता है, ये देना होता है अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से, ठीक है। तो टैक्स स्लैब भी थोड़ा हमारा चेंज हुआ है, बता देता हूं। तो अगर आप 3 से 7 लाख के बीच में आपकी पर लाख इनकम है, ठीक है, तो आप कितना पे कर रहे होगे? 5%, ठीक है। तो आपको 5% यहां पे देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप 7 से 10 पे जाते हो 10 लाख में, ठीक है, तो आपको 10% देना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जो आप जिस भी कैटेगरी में आते हो इनकम टैक्स स्लैब रेट में, वही आपको यहाँ पे करना होता है, ठीक है। 10 से अगर आप 12 पे जाते हो तो ये आपका 15% इंक्रीज हो जाता है। अगर आप 12 से 15 जाते हो तो ये आपका 20% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। 15 से 20 पे जाते हो तो ये आपका 25% हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही 20 से 25 जाओगे तो 30 हो जाएगा, और 30 के ऊपर अगर फिर आप जाओगे,
ठीक है, तो इसका आपका कितना हो जाएगा, करीबन आपका 30% से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपका स्लैब रेट है, ठीक है, उसमें अगर आप फॉल करते हो, जिस भी स्लैब रेट में फॉल करते हो, तो डेट फंड्स में आपको उतना ही पे करना होता है, उतना ही परसेंटेज। आई होप सब चीज क्लियर हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो होल्डिंग पीरियड कंसीडर करते हैं हम, क्यों, एक साल से अगर एक साल के कम करोगे तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, एक साल से ज्यादा करोगे तो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, और चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसको। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूं क्लीन और यहां से हम जाते हैं आगे। ठीक है, कैपिटल गेन हमारा हो चुका है। डिविडेंड टैक्स, तो डिविडेंड टैक्स के बारे में भी हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। इंटरेस्ट इनकम रेट, इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। ओके, आगे टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज। टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज देखो, अब बचा कैसे सकते हो अपने टैक्स को। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, टैक्स को कैसे बचाना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसके लिए पहले आती है हमारी एक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसको हम ELS बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली हमको रिडम्पशन मिलता है कितने का, करीबन 1.5 लाख रुपए का आपको इसमें रिडम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो छूट गया था। ठीक है, तो इसमें आपको 1.5 लाख तक का रिडेम्पशन मिल जाएगा। यानी अगर आपका टोटल कितना आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका 5 लाख बन रहा है, ठीक है, टोटल आपका 5 लाख आप रिडीम कर रहे हो, तो इसमें आपको कितना 1.5 लाख का रिडीम कर लोगे। ठीक है, तो आप इसमें से एक कम कर लो, तो करीबन 3 लाख जो 50,000 है, उसके ऊपर आपको अपना जो भी इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, डन हो गया। अब इसके बाद दूसरा है कि टैक्स बेनिफिट्स को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो एक होता है हमारा टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। ठीक है, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग होता है। तो इसमें क्या है कि इन केस आप जो हो वो अभी जो आपका टैक्स भरने वाला है, जो सीजन के एंड में आप काफी क्लोज हो और आपको लगता है कि अब आप टैक्स जाने वाला है, तो जो मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा अपना जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर कर बेच देते हैं। ठीक है, मतलब जो प्राइस चल रहा है तो ऊपर वाले लेवल पे बाय कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो उस टाइम पे उनको थोड़ा सा लॉस हो जाता है। तो बेसिकली एक छोटा सा लॉस दिखाना अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, जो उनका लॉस है, ठीक है, और वो कंपेयर हो जाए किससे, जो उनका प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट उनका ज्यादा ही रहेगा, बट थोड़ा सा लॉस दिखा देते हैं ताकि उनके पोर्टफोलियो में ये दिख जाए कि दे आर इन लॉस, और फिर वो उनका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जो भी उनको चार्जेस पड़ रहे हैं वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन आप हार्वेस्ट कर सकते हो अपने टैक्स लॉस को। ठीक है, और उसके बाद क्या है, कैपिटल गेन रिडेम्पशन एक्सेम्पशंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, कैपिटल गेन्स में कैसे कैसे आप क्या कर सकते हो, जैसे हाइब्रिड फंड ले सकते हो। और हाइब्रिड में क्या दिखा दिया आपने, हाइब्रिड में आपने दिखा दिया कि मैंने 50% जो है 50% से ऊपर आप डेट फंड्स का ले लो। ठीक है, तो डेट फंड्स का अगर आप ले रहे हो तो आपको सिर्फ कितना पड़ेगा, सिर्फ आपको पड़ेगा कितना, 10% का पड़ेगा वहां पे। ठीक है, 10% था ना, हाँ 10% का आपको, सॉरी 12.5% का आपको पड़ेगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया है। तो आपको कितना पड़ेगा, सॉरी, आप अपने स्लैब रेट से फिर पे करोगे। ठीक है, अगर आपका हाइब्रिड में 50% से ऊपर आपका कौन सा हो गया, इक्विटी फंड्स हो गया, तब तो आपको शॉर्ट टर्म में 12.5 और लॉन्ग टर्म में 20% देना पड़ रहा है। बट अगर भैया आपके हाइब्रिड फंड में आप जा रहे हो और वहां पे आपके डेट फंड्स 50% से ऊपर उनका स्टेक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर आपको अपने स्लैब रेट से देना पड़ेगा। सो थोड़ा सा आपके जो टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, उसमें से थोड़ा आपको क्या मिल जाएगा, रिडेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो आज का जितना भी न्यूमेरिकल फॉर्म्स में थोड़ा सा ही मैंने बताया, ये जितने भी टैक्सेस बताए, चार्जेस बताए, एक्सपेंस चार्जेस बताए, लोड्स बताया, एग्जिट लोड्स, सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इनकेस टर्म्स नहीं क्लियर होगी, गो थ्रू द वीडियो वंस और ट्वाइस। ठीक है, और इनकेस कुछ डाउट है तो कमेंट डाउन कर सकते हो, और मेक श्योर अगर आप नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा एक बार चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आपका ट्रेनर अंकित सिंह रावत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।